लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अध्याय 4 मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, जिसमें हम लोगों ने प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक को मानवीय संसाधन के रूप में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे छात्र एक मानवीय संसाधन के रूप में। यदि हम छात्र की बात करें तो विद्यालय के मानवीय संसाधनों में तीसरा आधार स्तंभ छात्र होता है। विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं की गई होती हैं वह छात्र को केंद्र में रखकर की गई होती हैं। पूरी विद्यालय के प्रबंधन की व्यवस्था छात्र के इर्द गिर्द घूमती है, अर्थात छात्र विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है। विद्यालय में जो भी योजना का निर्माण किया जाता है वह सब छात्र को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसलिए छात्रों का मानवीय संसाधनों में अहम योगदान है, क्योंकि छात्र ही विद्यालय में जब आते हैं तभी प्रक्रिया पूर्ण हो पाती है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि छात्र का विद्यालय प्रबंधन में मानवीय संसाधन के रूप में अहम स्थान है। अब हम देखेंगे छात्र की विशेषताएं। यदि हम छात्र की विशेषताओं की बात करें तो छात्र विभिन्न प्रकार की विशेषताओं से जाना जाता है। अर्थात यदि हम बात करें कि छात्र ऐसे कार्यों के लिए अपनी योजनाओं का निर्माण करते हैं जिससे कि उनकी बुद्धि लब्धि बढ़े, वह अधिगम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। शिक्षक उनको विभिन्न प्रकार से सिखाने का प्रयास करते हैं जिससे उनकी कठिनाइयों का समाधान होता रहे। छात्र विद्यालय में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वह शिक्षकों का आदर करते हैं, उनमें नैतिकता आती है, वह ऐसे आचरण करते हैं जो समाज के लिए आदर्श होते हैं। साथ ही छात्र अपने उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील होते हैं और सीखते रहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वर्तमान में शिष्य का आचरण। यदि वर्तमान में शिष्य के आचरण की बात करें तो आज जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे छात्र पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित होते जा रहे हैं और उनकी जो आचरण है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। प्राचीन काल में जैसे वैदिक परंपरा में गुरु शिष्य संबंध होते थे वैसे संबंध आज नहीं रह गए हैं। धीरे धीरे छात्र का नैतिक पतन हो रहा है। ऐसे में पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है ताकि छात्र अपने नैतिक पतन को रोकें और ऐसे गुरु शिष्य संबंध को संजोए या ऐसे अपना नैतिक आचरण उत्कृष्ट बनाएं जिससे समाज में उनका उत्थान हो और प्राचीन कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें छात्रों के जो कर्तव्य थे उनका वह पालन करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रसर हो सके। अब हम देखेंगे समुदाय एक मानवीय संसाधन के रूप में। यदि हम समुदाय की बात करें तो समुदाय किसी भी विद्यालय में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जो भी छात्र होते हैं वह समुदाय के सदस्य होते हैं। समुदाय की परंपराएं, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का आचार व्यवहार, वहाँ की आवश्यकताएं विद्यालय को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। इसलिए जिस प्रकार का समुदाय होता है विद्यालय के क्रियाकलाप भी उसी प्रकार से होते हैं। विद्यालय में जो समुदाय की जो भी आवश्यकताएं होती हैं विद्यालय उन आवश्यकताओं को पूरा करने का लगभग प्रयास करता रहता है। इस प्रकार से समुदाय मानवीय संसाधन के रूप में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जिस प्रकार का समुदाय होगा उसी प्रकार के बच्चे विद्यालय को मिलेंगे और विद्यालय के द्वारा एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा जिससे समुदाय का उत्थान हो सके। इसलिए इन दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। अब हम देखेंगे समुदाय की विद्यालय प्रबंधन में भूमिका। समुदाय की विद्यालय प्रबंधन में अहम भूमिका होती है, क्योंकि समुदाय के सदस्य कहीं न कहीं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं और वह समुदाय में राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन करते हैं उसका सीधा सीधा विद्यालय प्रबंधन
पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समुदाय का विद्यालय प्रबंधन में अहम योगदान होता है, क्योंकि समुदाय कहीं न कहीं विद्यालय प्रबंधन को प्रभावित करता है, चाहे वह आर्थिक रूप से प्रभावित करे, चाहे वह सामाजिक रूप से प्रभावित करे, चाहे राजनैतिक रूप से प्रभावित करे। समुदाय की गतिविधियां विद्यालय से जुड़ी होती हैं और विद्यालय उन गतिविधियों से जुड़कर कार्य करता है। यदि हम जॉन डीवी की बात करें तो उन्होंने कहा था विद्यालय समाज का लघु रूप है। इससे स्पष्ट होता है कि समुदाय का विद्यालय प्रबंधन में अहम योगदान होता है। अब हम देखेंगे समुदाय का सहयोग। समुदाय विभिन्न प्रकार से विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय में सहयोग करता है। उन सहयोगों का हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे। सबसे पहले है बालक बालिकाओं के नामांकन का दायित्व जन समुदाय को अपने ऊपर लेना चाहिए। जो जन समुदाय है वह विभिन्न जो भी बालक बालिकाएं हैं उनके नामांकन का 100% दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए, ताकि सभी बालकों का नामांकन हो सके। इसके बाद है विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को विद्यालय में पुनः लाने में सहयोग देना चाहिए। जो बच्चे विद्यालय छोड़ दिए हैं अव्यवरोधन की वजह से, उन बच्चों को पुनः विद्यालय लाने में समुदाय को सहयोग करना चाहिए। इसके बाद है समुदाय के लोगों को अपने बच्चों को विद्यालय में साफ सुथरा करके भेजना चाहिए। यदि समुदाय के लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो वह अपने बच्चों को साफ सुथरा करके विद्यालय में भेजेंगे, जिससे विद्यालय का माहौल अच्छा रहेगा। इसके बाद है विद्यालय की साफ सफाई तथा रखरखाव में सहयोग करना चाहिए। समुदाय को विद्यालय की सफाई और रखरखाव में सहयोग करना चाहिए। अनावश्यक रूप से विद्यालय को किसी न किसी प्रकार से दूषित नहीं करना चाहिए। इसके बाद है शिक्षक अभिभावक गोष्ठी में सक्रिय सहभागिता करनी चाहिए। समुदाय का कर्तव्य है कि वह शिक्षक अभिभावक गोष्ठी में सक्रिय सहभागिता करें, जिससे जो भी नए परिवर्तन नए नवाचार हैं उनको बढ़ावा मिल सके। साथ ही समुदाय विभिन्न प्रकार से विद्यालय को प्रभावित करता है, इसलिए समुदाय के सदस्य यदि विद्यालय से लगातार जुड़े रहते हैं तो उससे विद्यालय की प्रगति में सहायता मिलती है। अब हम देखेंगे ग्राम शिक्षा समिति। यदि हम ग्राम शिक्षा समिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत संशोधित अधिनियम असाधारण गजट दिनांक 5/5/2000 द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक समिति गठित की गई, जो ग्राम शिक्षा समिति कहलाती है। अब ये जो ग्राम शिक्षा समिति होती है, इसके विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, विभिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं, जिनको यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले है नंबर 1 विकेंद्रीकरण नियोजन के अंतर्गत सूक्ष्म नियोजन एवं विद्यालय मानचित्रण के अभ्यास के द्वारा ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने की दक्षता को विकसित करना। अर्थात ग्राम शिक्षा समिति का यह उद्देश्य है कि वह छोटे छोटे नियोजन एवं विद्यालय मानचित्रण के अभ्यास के द्वारा कुछ कार्य योजनाएं की दक्षता को विकसित करें। दूसरा है समुदाय को शिक्षा से जोड़ना। जो समुदाय के जो सदस्य हैं उनको पूरी तरह शिक्षा से जोड़ना, ताकि उनका विकास हो सके। इसके बाद वैकल्पिक एवं प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना। ऐसे लोग जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं उनके लिए वैकल्पिक एवं प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना ग्राम शिक्षा समिति का उद्देश्य है। इसके बाद है गांव की समस्याओं को देखते हुए गांव की शिक्षा योजना तैयार करना। गांव की जो भी समस्याएं हैं उन पर ध्यान रखना शिक्षा समिति का कार्य है, और फिर गांव के लिए उनको योजना भी तैयार करना चाहिए। इसके बाद है समुदाय की ओर से शिक्षा की गुणवत्ता के लिए संगठित रूप से आवाज उठाना, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। अब हम देखेंगे विद्यालय प्रबंधन समिति। विद्यालय प्रबंधन समिति की बात करें तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 की धारा 21 के खंड 1 एवं 2 में विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बच्चों के माता पिता या संरक्षक और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिलकर विद्यालय प्रबंधन समिति का निर्माण करना है। अब ये जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उसकी जो निर्माण की संरचना है उस पर हम ध्यान देंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना क्या होगी, तो उसको हम निम्नवत रूप से देख सकते हैं। पहला है
विद्यालय प्रबंधन समिति में संयोजक सहित कुल 16 सदस्य होंगे। दूसरा है समिति के 75% सदस्य अर्थात 12 सदस्य बच्चों के माता पिता या उनके संरक्षक या पालक होंगे। इसके बाद तीसरा है समिति के शेष 25% सदस्यों का चयन निम्नानुसार होगा, जिसे हम नीचे देख सकते हैं। पहला है आ, समिति का एक सदस्य स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। बा है स्कूल का प्रधान समिति का सदस्य होगा। इसके बाद सा है समिति का एक सदस्य स्कूल का अध्यापक होगा, जिसका चयन विद्यालय के अध्यापक करेंगे। अब हम देखेंगे विद्यालय प्रबंधन समिति के मुख्य कार्य। विद्यालय प्रबंधन समिति के मुख्य कार्यों की बात करें तो विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य है कि वह विद्यालय का जो आय व्यय है उसका लेखा जोखा तैयार रखें, साथ ही विद्यालय में 100% नामांकन की व्यवस्था करें। दूसरा, यदि विद्यालय में छात्रों का अव्यय अवरोधन हो रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करें। समय समय पर जो भी छात्र छात्राएं हैं उनकी नियमित जांच कराएं। विद्यालय में साफ सफाई की उचित व्यवस्था करें, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करें। समय समय पर विद्यालय की बाउंड्री वाल, रंगाई पुताई आदि का ध्यान दें। साथ ही विद्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित करें, उन्हें संरक्षित करें और छात्र छात्राओं की नियमित उपस्थिति हो, इसके लिए समय समय पर अभिभावकों के साथ बैठक करें। साथ ही जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें विद्यालय में उपलब्ध होती हैं या उनके ड्रेस या उनके मिड डे मील की व्यवस्था है उसका सुचारू रूप से वितरण करें। ये सब विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य हैं। अब हम देखेंगे शिक्षक अभिभावक संघ। शिक्षक अभिभावक संघ क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शिक्षक अभिभावक संघ की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षक अभिभावक संघ के द्वारा ही जब शिक्षक और अभिभावक आपस में मिलकर एक दूसरे की कठिनाइयों को समझते हुए छात्रों के विकास पर बल देंगे, तभी जाके पूरी तरह से छात्रों का विकास हो सकेगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। इसलिए शिक्षक अभिभावक संघ का होना अत्यंत आवश्यक है और इनकी बैठकें समय समय पर होती रहें ताकि इनकी समस्याओं का समाधान होता रहे और विद्यालय की जो भी योजनाएं हैं वह सुचारू रूप से क्रियान्वित होती रहे। अब हम देखेंगे शिक्षक अभिभावक संघ के कार्य। कौन कौन से कार्य हैं शिक्षक अभिभावक संघ के? तो पहला है शिक्षकों का छात्रों के घरों पर संपर्क। शिक्षकों को समय समय पर छात्रों की गतिविधियों को जानने के लिए, उनके अभिभावकों से मिलने के लिए घरों पर संपर्क करना चाहिए ताकि वह छात्रों की समस्याओं को समझें और उनके माता पिता से मिलकर उनकी कठिनाइयों का समाधान करने का प्रयास करें। दूसरा है अभिभावकों का विद्यालय से संपर्क। समय समय पर विद्यालय में विभिन्न प्रकार के अभिभावक समूह की मीटिंग करनी चाहिए, जिसमें अभिभावकों को विद्यालय के अध्यापकों से, प्रधानाध्यापक से संपर्क करना चाहिए और उन्हें अपने छात्रों के साथ होने वाली कठिनाइयों को उनको अवगत कराना चाहिए, जिससे सुचारू रूप से उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद है शिक्षक कार्यक्रम और अभिभावक सहभागिता। शिक्षक कार्यक्रम और अभिभावक सहभागिता से आशय है कि विभिन्न प्रकार की जो शैक्षिक कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित होते हैं उनमें समय समय पर अभिभावकों को शामिल करना चाहिए, उनसे सहभाग कराना चाहिए ताकि यदि उनके अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो वह अपने स्तर से छात्रों में बांट सकते हैं तो उसका पूरी तरह से विद्यालय को लाभ उठाना चाहिए। और जब शैक्षिक कार्यक्रमों में अभिभावक शामिल होंगे तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी प्रभावित होंगे, मोटिवेट होंगे और विभिन्न प्रकार से शैक्षणिक कार्यक्रमों में उनकी भूमिका बढ़ेगी और शिक्षण का स्तर अपने आप ऊंचा उठेगा। इसके बाद अभिभावक समूहों में शिक्षक सहभागिता। अभिभावक समूहों में शिक्षकों की भी सहभागिता होनी चाहिए। समय समय पर विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों से अभिभावकों को अवगत कराना चाहिए। विद्यालय में आने वाली कठिनाइयों से अभिभावक समूहों को अवगत कराना चाहिए ताकि वह मिलकर उनकी कठिनाइयों को दूर कर सकें। इसके बाद है विद्यालय उद्देश्य एवं प्रगति के संदर्भ में सूचना। समय समय पर
अभिभावक शिक्षक संघ की मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें विद्यालय के उद्देश्य एवं प्रगति के संदर्भ में अभिभावकों को सूचित करना चाहिए, जिससे वह विद्यालय की गतिविधियों को समझ सके और उसमें अपना योगदान दे सके। इसके बाद है विद्यालय समुदाय केंद्र और शिक्षक अभिभावक संघ। विद्यालय समुदाय केंद्र और शिक्षक अभिभावक संघ को मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ताकि छात्रों के हित में वह फैसले ले सकें और उनकी उन्नति में अपना सहयोग कर सकें। इसके बाद है अभिभावक सप्ताह का आयोजन। अभिभावक सप्ताह का आयोजन का मतलब है कि प्रत्येक सप्ताह में अभिभावक सप्ताह मनाया जाना चाहिए, अर्थात अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित करना चाहिए और उनके साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियां निर्धारित करनी चाहिए। उनकी कठिनाइयों और छात्रों की प्रगति के बारे में उनसे जानकारी लेना चाहिए, ताकि ससमय छात्रों की प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। इसके बाद है माता शिक्षक संघ। माता शिक्षक संघ का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है कि हमारे देश में जो बालिकाएं हैं वे शिक्षा के क्षेत्र में कहीं न कहीं आज भी छात्रों की अपेक्षा पीछे हैं। ऐसे में विभिन्न कारणों से वह अपनी शिक्षा भी नहीं पूरी कर पाती हैं, जिससे माता शिक्षक संघ द्वारा बालिकाओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, जिससे बालिकाएं 100% अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकें और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। अब हम देखेंगे विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक अभिभावक संघ तथा माता शिक्षक संघ की भूमिका। यदि हम विद्यालय प्रबंधन में माता शिक्षक संघ की भूमिका की बात करें